हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ एजुकेशन। लाइफ एजुकेशन के इस वीडियो में हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत से रिगार्डिंग, और जो राहत पैकेज हमको अलॉट हुआ है 20 लाख करोड़ रुपीस का, उसमें हमें क्या मिला, बाकी के सेक्टर्स को क्या मिला, और लोकल से ग्लोबल बनने के लिए उसमें क्या फेरबदल किए गए। इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। कोरोना के संकट काल का देश को फ़ायदा उठाना होगा। अब ये फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है, इसका आंसर है आत्मनिर्भर बन के। चाहे वो पीपीई किट की बात हो, N95 मास्क की बात हो, मेडिसिन की बात हो, टेक्नोलॉजीज़ की बात हो, या इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की बात हो, इन सब में हमें अपना बेस्ट देना पड़ेगा। अब भारत को आत्मनिर्भर होना होगा, और इस हद तक होना होगा जिस हद तक देश पहले कभी नहीं हुआ। और इसके लिए हमें अपनी सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कैपेसिटी इम्प्रूव करनी होगी, जिससे हमारा लोकल मार्केट ग्लोबली डेवलप हो और हमें दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। जैसे अभी हम दूसरी कंट्री से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं चीज़ें और अपने देश से कम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मोदी जी ने बताया है कि अब हमें अपने लोकल मार्केट में डिपेंडेंट होना होगा, ना कि हमें बाहर से चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहना चाहिए। हमें इस पे काम करते हुए आगे बढ़ना है। हमारे देश की इकोनॉमी को एक पॉजिटिव जंप देनी है, जिससे एज़ कम्पेयर टू पास्ट हमारा जो फ्यूचर इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्लस में जाए। इसके लिए हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छी क्वालिटी की अपने देश में ही डेवलप करनी होगी। बेसिकली आत्मनिर्भर भारत प्लान 5 चीज़ों पे डिपेंड है। इसके 5 पिलर हैं। पहला पिलर है इकोनॉमी, जिसे एक क्वांटम जंप की ज़रूरत है, हिस्टोरिकल जंप, जैसा पहले कभी नहीं हुआ हो। तो हमको उसके लिए अपने अंदर की चीज़ों को इतना इम्प्रूव करना होगा, इतना मटेरियल, इतना प्रोडक्शन अपना इम्प्रूव करना होगा कि देश की चीज़ें ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना सकें और हमें दूसरे देश की चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहना पड़े। सेकंड पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधुनिक भारत की पहचान बने। जैसे अभी 21st सेंचुरी चल रही है, अभी के टाइम में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना अच्छा नहीं है जितना एक डेवलप्ड कंट्री का रहता है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। थर्ड पॉइंट है सिस्टम। हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो 21st सेंचुरी के सपनों को पूरा कर सके। आई मीन टू से टेक्निकल सिस्टम होना चाहिए। चौथा पॉइंट है डेमोग्राफी। एज़ यू ऑल नो, इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली युवा है। तो हमें अपनी जो एनर्जी है इसका तब पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं, जिससे देश हमारा काफ़ी आगे तक जा सके। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज़ डिमांड। हमें अपनी डिमांड एंड सप्लाई चेन की क्षमता को और अधिक बढ़ाना है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर सकें और सप्लाई कर सकें। अब हम बात करेंगे 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की। अभी देश 2 मंथ से लॉकडाउन में था, जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ चुकी है। काफ़ी लोग जो शहर में लेबर थे वो अपना शहर छोड़ छोड़ के गाँव भाग रहे हैं वापस, क्योंकि उनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है। और अब जब फैक्ट्री रीओपन होंगी तो सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि हमारे पास लेबर नहीं होंगे। लेबर जो हैं वो सब अपने घर जाते जा रहे हैं भूख प्यास से परेशान होकर। कुछ लोग रोड के माध्यम से जा रहे हैं, कुछ ट्रेन से जा रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से जा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिसमें सभी सेक्टरों का ध्यान रखा गया है, सभी सेक्टर को कुछ ना कुछ मिला है। आर्थिक पैकेज का फोकस इस बात पर है कि कैसे कर्मचारियों और कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जा सके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करके मार्केट में मनी का फ्लो वापस से बना सकें और अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकें। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले किया है, अगले साल मार्च तक नॉन सैलरीड इनकम वाले पर्सन को TDS में 25% और कटौती मिलेगी। जैसे अभी हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये देते थे TDS में, तो उसकी जगह पे अब जैसे 25% ये कटौती दे रहे हैं तो 75 रुपीज़ देना होगा। तो 25% जो 25 रुपये सरकार के पास जाता है वो 25 रुपये हमारे जेब में आएगा, जिससे हमारा खर्च करने की पावर और बढ़ सकेगी, जिससे मार्केट में और मनी का फ्लो बन सकेगा। सेकेंड पॉइंट है इनकम टैक्स रिटर्न भी 30 नवंबर तक भर सकते हैं। तो जिन जिन ने नहीं भरा था उनके लिए अच्छी चीज़ है कि 30 नवंबर तक वो भर सकते हैं। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अभी भरना है उन्हें। अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF, इसमें भी आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। पहले EPF 12% कटता था, अब 10% कटेगा, जिससे क्या होगा कि हमारी सैलरी हमें बढ़ के मिलेगी और हम मार्केट में ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, जिससे मनी का फ्लो मार्केट में बना रहेगा। तो EPF में भी बदलाव कर दिया गया 2% का। 15,000 से कम सैलरी वाले पर्सन का 3 महीने का PF गवर्नमेंट देगी, जिससे 3.5 लाख कंपनी और 75 लाख एम्प्लॉयज़ को सीधा फ़ायदा होगा। अब हम बात करेंगे MSME की। आर्थिक पैकेज का पहला हिस्सा MSME कवर किया है, मतलब
माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये वो कंपनी है जिनका योगदान भारत के जीडीपी में अराउंड 30% होता है, और जो एक्सपोर्ट होता है भारत से बाहर उसमें अराउंड 40% हिस्सा एमएसएमईज़ का ही होता है। तो बेसिकली इनको संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कृषि क्षेत्र के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इसी सेक्टर में पाया जाता है। लॉकडाउन के चलते सबसे ज़्यादा इफेक्ट यही सेक्टर हुआ है, और छोटे छोटे उद्योगों की हालत तो ये हो गई है कि अब वो कर्ज में डूब के बंद भी होने लग गए हैं। तो अब अगर अपनी देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है तो हमें इस उद्योग को एक सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। आर्थिक पैकेज में एमएसएमई को 3.5 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा, वो भी 1 साल तक इंटरेस्ट फ्री। मतलब इसका इंटरेस्ट हम 1 साल बाद भर सकते हैं, और इसके लिए हमें कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं होगी। इससे क्या होगा, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकेंगी और अपने आप की कंडीशन को इम्प्रूव कर सकेंगी। पहले क्या होता था, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम कंपनीज होती हैं उनका एक क्राइटेरिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल 25 लाख तक का जिसमें इन्वेस्टमेंट हो सके और 1 करोड़ तक का उसका टोटल ईयरली टर्नओवर हो, वो कंपनी माइक्रो में आती थी। तो अब इसमें इन्वेस्टमेंट की भी इन्होंने क्षमता को बढ़ा दिया है। जैसे अब माइक्रो में ये फेरबदल किया है इन्होंने कि जिस कंपनी में मिनिमम 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और उसका ईयरली टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ है, वो माइक्रो में आएगी। जिस कंपनी का 10 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है और 50 करोड़ रुपीज़ का ईयरली टर्नओवर है, वो स्मॉल में आएगी। और जिस कंपनी का 20 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है और 100 करोड़ रुपीज़ का टर्नओवर है, वो कंपनी मीडियम में आएगी। इससे होगा ये कि जैसे पहले कंपनी जो सपोज़ माइक्रो कंपनी है जिसका इन्वेस्टमेंट 25 लाख तक होता था, तो कंपनी खुद को इम्प्रूव करने के लिए फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए की मशीन लगाना चाहती थी, तो वो इसलिए नहीं लगा पाती थी कि जो गवर्नमेंट से उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो उससे बाहर हो सकती है अगर वो 20 लाख रुपए उसमें लगा दी मशीन में। तो इस चक्कर में कंपनियां खुद को डेवलप नहीं कर पाती थी। अब लिमिट बढ़ाने से होगा क्या, लिमिट बढ़ाने से होगा ये कि जो कंपनियां खुद को और आगे बढ़ाना चाहती हैं, खुद को और मजबूत करना चाहती हैं, वो कर सकती हैं और ग्लोबल मार्केट में वो बाकी की कंपनीज़ को टक्कर देने की स्थिति में आ सकती हैं। तो सबसे बड़ा फ़ैसला ये हुआ। दूसरा फ़ैसला ये किया गया, जो 200 करोड़ रुपीज़ तक का ग्लोबल टेंडर पहले बाहर की कंपनीज़ को मिलता था, अब वो बाहर की कंपनीज़ को नहीं मिल सकेगा। वो इसलिए क्योंकि पहले क्या होता था, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये का पेन कोई इंडियन कंपनी ने बनाया और चाइनीज़ कंपनी कोई भारत गवर्नमेंट को वो पेन 80 रुपये में दे रही है अपने यहाँ का बना हुआ। तो भारत गवर्नमेंट क्या करती थी कि वो चाइना की कंपनी का माल ले लेती थी, जिस कारण से हमारी इंडियन कंपनियों को बहुत नुकसान झेलना पड़ता था और डूब भी जाती थी। तो जो 200 करोड़ रुपीज़ से कम का टेंडर है वह फॉरेन कंट्रीज़ को ना मिलके हमारे इंडियन कंपनीज़ को मिलेगा, जिससे हमारे अंदर का डेवलपमेंट और बढ़ सकेगा और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो सकेगी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकेगा हमारे क्वालिटी में। इसके अलावा सरकार ने 50,000 करोड़ रुपीज़ का एक अलग फ़ंड बनाया है, जो कि उन कंपनीज़ को दिया जाएगा उससे पैसा जो कर्ज में डूब रही हैं, ताकि वो डूबने से बच सकें और वापस अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकें मार्केट में। अब हम बात करेंगे देश के किसानों की। देश के किसानों के लिए भी 3 बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पहला फ़ैसला ये है कि अब देश का किसान देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। जी, पहले ये था कि कोई किसान किसी एक स्टेट का है तो वो उसी स्टेट के अंदर ही अपनी फसल बेच सकता था, बाहर का प्रतिबंध था कि दूसरे स्टेट में बेचना प्रतिबंधित था। अब इस फैसले के बाद क्या होगा कि किसान पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी अपनी चीज़ें बेच सकता है और उसको ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। दूसरी चीज़ ये की गई है कि अब जब फसल बोई जाती है उसी समय उसकी फ़सल का मूल्यांकन कर लिया जाएगा कि क्या वैल्यूएशन है इस फसल का, कितने में बिकनी है। तो जब कटाई होगी तो उसको उतना पैसा दे दिया जाएगा, जिससे होगा कि अभी तक क्या होता था, किसान को पता नहीं रहता था फसल बोते टाइम कि कितना मिलेगा इससे उसको, तो अब वो चीज़ उसको क्लियर रहेगी। तीसरा चेंज एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में किया गया है। जी, ये वो कमोडिटी एक्ट है जिसमें हर चीज़ को बेचने की एक पर्टिकुलर लिमिट सेट होती है, एक स्टॉक होता है, जिससे ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा ना मिल सके। तो इसमें से कुछ चीज़ों का बाहर निकाल दिया गया है, जैसे अनाज हो गया, आलू हो गया, तिलहन हो गया, प्याज हो गया। तो अब इन सब चीज़ों की बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में हो सकेगी। तो इसमें सीधा फ़ायदा एक तरीके से किसान को ही है। अब इन सब चीज़ों से होगा क्या, जो बाहर के लोगों का निवेश है वो कृषि क्षेत्र में भी बढ़ेगा, लोगों की इंटरेस्ट कृषि क्षेत्र में भी डेवलप होगा। इससे हमारे कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश आएगा और किसान ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमा पाएगा। अब हम बात करेंगे हमारे मज़दूरों की। इस पैकेज में प्रवासी मज़दूरों को अगले 2 मंथ तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इस पैकेज में तकरीबन 8 करोड़
प्रवासी मज़दूरों को सीधा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब वन नेशन वन राशन कार्ड पे ध्यान दिया गया है और अब वो लागू कर दिया गया है। मतलब ये था कि अभी कोई व्यक्ति अगर मध्य प्रदेश का रहने वाला है तो उसका राशन कार्ड इधर पे होगा और वो जॉब सपोज़ वो मज़दूरी उसकी गुजरात में है या अदर स्टेट में है, तो वहाँ पे ये राशन कार्ड वैलिड नहीं रहता था। तो अब वन नेशन वन राशन कार्ड से वो किसी भी स्टेट में राशन ले सकता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इतना पैसा हमारी गवर्नमेंट के पास आया कैसे। ऑलमोस्ट 10% है हमारे जीडीपी का ये पैसा। तो इसके 3 बेसिकली मेन सोर्स हैं। सबसे पहला सोर्स है ग्लोबल मार्केट। पहले इंडिया की उधारी लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए ग्लोबल मार्केट से थी। अभी रिसेंटली लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए की और उधारी ले ली गई है, जिससे टोटल उधारी 12 लाख करोड़ के अराउंड हो चुकी है। सेकंड सोर्स है जो गवर्नमेंट की योजनाएं चलती हैं कंट्री में, उससे जो बचत किए हुए पैसे होते हैं उसे इसमें यूज़ लिया जाएगा। और थर्ड सोर्स है आरबीआई। आरबीआई वैसे भी नकदी के रूप में बैंकों को पैसे दे रहा है लोगों में, ताकि ट्रांसफ़र हो और मनी फ्लो बना रहे मार्केट में। तो ये था मेन सब आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड। आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये नहीं कि हम दूसरे कंट्रीज़ का प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर दें, दूसरी कंट्रीज़ को टोटली बॉयकॉट कर दें, इंपोर्ट करना टोटली बंद कर दें। आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये है कि हम अपनी चीज़ों को इस हद तक डेवलप कर दें कि वो ग्लोबल मार्केट की चीज़ों को टक्कर दे सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें BMW से मारुति में नहीं आना, हमें अपनी मारुति को इतना डेवलप करना है कि वो BMW को फेल कर सके। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।